अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉक्सी वॉर का टॉपिक। प्रॉक्सी वॉर का क्या मतलब है, प्रॉक्सी वॉर किस नेचर से जो है दुनिया में की गई, प्रॉक्सी वॉर की क्या एग्जांपल्स हैं और प्रॉक्सी वॉर से डील करना इतना ट्रिकी क्यों समझा जाता है, इन सारे मामलात के ऊपर आज हम जो है इन डिटेल इंशाल्लाह बात करेंगे, ताकि कभी भी ये लफ्ज़ आपके पास आए या कभी भी इसके ऊपर कोई सवाल आए प्रॉक्सी वॉर के ऊपर, तो आप उसको हैंडल कर सकें और आप अपना जवाब तैयार कर सकें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी और करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक कॉल्ड प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी हम टीवी भी देखते हैं, जब हम कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या फिर जब इंडिया पाकिस्तान को एक्यूज़ करता है कश्मीर में, या पाकिस्तान इंडिया को एक्यूज़ करता है बलूचिस्तान में, तो हम हमेशा प्रॉक्सी वॉर का नाम सुनते हैं। तो प्रॉक्सी वॉर का क्या मतलब है? Proxy war is a term that is used to describe a violent conflict in which two powers utilize other states और non-state actors। तो इसका मतलब है कि खुद नहीं लड़ते, अगर ये आपका एक मुल्क है, ये आपका दूसरा मुल्क है, तो ये अपनी प्रॉक्सी, इस चीज़ को कहते हैं प्रॉक्सी। जैसे X है और ये Y है, तो ये इनकी दोनों की प्रॉक्सीज़ हैं जो कि जो है एक्चुअली लड़ा जो है वो ए और बी रहा है, लड़ा जो है ये दो मुल्क रहे हैं। इनके आगे ये प्रॉक्सीज़ है, इनके आगे इनके पॉन्स, जो आप कहते हैं कि उंगलियों पे नचा रहा है, तो वो वाली बात कि जो है इनके आगे कोई नॉन स्टेट एक्टर या फिर जो है किसी और स्टेट को, वो स्टेट भी हो सकती है और नॉन स्टेट भी हो सकता है, उनको लड़ा रहा है कि डायरेक्टली कन्फ्रंट करें ईच अदर को, रादर देन कि ये दो मुल्क आपस में लड़ें। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों मुल्कों की एक प्रॉक्सी हो सकता है कि एक ही प्रॉक्सी इसके साथ लड़ी हो सकता है इसकी प्रॉक्सी इसके साथ लड़ी हो, बट प्रॉक्सी वॉर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक उनमें से कोई भी पार्टी डायरेक्टली सामने नहीं आती, बल्कि किसी और पार्टी को अपनी तरफ से लड़ाती है। अब इसकी हम जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले तो मैं कुछ ऐसी एग्जाम्पल से बात करूंगा जो आपको समझ भी आ जाए और आपको जो है बड़ा क्लियर कर दे हमेशा के लिए आपका ये जो है सारा मसला। इंडिया जो है अगर बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है या फिर जो है ना दहशतगर्द ग्रुप्स को फंड करता है, तो इंडिया डायरेक्टली नहीं लड़ रहा, इंडिया अपनी प्रॉक्सी के थ्रू पाकिस्तान से लड़ रहा है। ठीक हो गया? पाकिस्तान पे अगर जो है ये बात आती है कि पाकिस्तान मुजाहिदीन की मूवमेंट को फंड करता है जो कि डायरेक्टली इंडिया से लड़ती हैं कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी के थ्रू इंडिया से लड़ा है। ठीक हो गया? अगर जो है हम कहते हैं कि यमन के अंदर दो हुकूमतें हैं, एक उनकी एग्जिस्टिंग जो यमन की गवर्नमेंट है और जो कि जो सुन्नी पॉपुलेटेड है, और एक जो है हाउती रेबल्स हैं जो कि दोनों आपस में लड़े हैं, तो ईरान बैक करता है हाउती रेबल्स को और जो सऊदीया बैक करता है आपकी उनकी गवर्नमेंट को, जो कि दोनों आपस में लड़े हैं। बट एक्चुअली जो लड़ाई है वो ईरान और सऊदीया की लड़ाई है। इसकी एक और एग्जांपल जो आगे हम बात करेंगे वो है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का नाम कोल्ड वॉर क्यों था? ये कोई ठंड में लड़ी नहीं गई थी, इसका नाम कोल्ड वॉर इस वजह से कहा गया था क्योंकि इसमें डायरेक्टली कभी जो है अमेरिका और रशिया जो है वो नहीं लड़े, एक्सेप्ट क्यूबन क्राइसिस के अंदर जब ये करीब आए थे, बट जो है आप डायरेक्टली ये दो मुल्क नहीं लड़े। इनके अंदर जो है ज़्यादातर ये सिनेरियो हुआ है कि आपके ये जो मुल्क है ये अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू लड़ते रहे। तो अब बात करते हैं कि जो प्रॉक्सी वॉर है ये दो रिकग्नाइज स्टेट्स के बीच में भी हो सकती है, जैसे वियतनाम वॉर के अंदर अगर आप देखें कि जो वियतकॉन्ग थी, जो एक साइड थी जो कि जो गुरेला वॉरफेयर से अंदर से लड़ रहे थे, वो यूएसएसआर की प्रॉक्सी थी, और जो है अमेरिका डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व था, अमेरिका वियतनाम वॉर के अंदर आके लड़ रहा था। ठीक है? तो ए डायरेक्टली लड़ रहा था और बी थ्रू अपनी प्रॉक्सी एक्स जो है वो इसमें लड़ रहा था। देखो बात समझ आ गई आपको? और ये इंटरनल स्ट्राइफ भी हो सकती है, जैसे अंगोलन वॉर के अंदर दो मुल्क जो हैं, अंगोला के अंदर बेसिकली आपकी कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर ही अफ्रीका के अंदर उनकी इंटरनली दो जो है ना वो लोग लड़े थे। ये लिबिया के अंदर भी आप देखते हैं कि लिबिया के अंदर भी डिफरेंट जो है आपकी गवर्नमेंट्स है जो कि आगे हम बात करेंगे, जो कि डिफरेंट मुल्कों से सपोर्ट होती रही।
प्रॉक्सी वॉर सिर्फ आज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉक्सी वॉर हिस्टोरिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लड़ा जाता था, क्योंकि जो डायरेक्टली कन्फ्रंट करना, डायरेक्टली सामने आके लड़ना, उसमें आपका लॉस भी ज़्यादा होता है। उसमें आप ऐसी वॉर के अंदर चले जाते हैं जो पूरी दुनिया के लेवल के ऊपर वॉर, अमेरिका और रशिया कभी डायरेक्टली वॉर पे इस वजह से नहीं गए क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर में क्रिएट हो जाती है, तो वो अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू लड़ते हैं ताकि वो लड़ते भी रहें लेकिन डायरेक्टली उनका नाम सामने भी ना आए। इसके अंदर फॉल्स फ्लैग अटैक भी किए जाते हैं। फॉल्स फ्लैग अटैक का क्या मतलब होता है कि अटैक मैंने किया हो लेकिन मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल दूं, कि अगर जो है इंडिया ने डायरेक्टली जो है पाकिस्तान में अटैक किया है लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन जो है दहशतगर्द ग्रुपों के ऊपर डाल दे जो इंडिया के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं प्रॉक्सीज, या फिर पाकिस्तान कहीं दूसरे तीसरे मुल्क के अंदर ऐसा अटैक कर दे जो कि जो है पाकिस्तान के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे। तो इसके अंदर आप देखें कि आपकी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी का एक तरीका है जहां आप एक मुल्क को प्रेशराइज भी कर देते हैं बट डायरेक्टली उसके साथ एक वॉर में नहीं आते, क्योंकि वॉर की बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। किंगडम ऑफ आर्मेनिया, जब बहुत बड़ा एक किंगडम ऑफ आर्मेनिया आपका हुआ करता था, तो उसने जो है उसने एज प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया, वो रोमन्स के टाइम पे भी और पार्थियंस के टाइम पे भी। ठीक है, उन्होंने दोनों जो बड़ी एम्पायर्स हैं उन्होंने आर्मेनिया को अपना प्रॉक्सी यूज़ किया जब भी जो है उनकी ज़रूरत आई। तो ये एक पॉन की तरह ऑपरेट करता रहा, लेकिन उसको जो बंदा ऑपरेट कर रहा है इस तरह से उसको भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एक बड़ी एम्पायर आपको जब बैक करती है तो आपको गन्स देती है। मुजाहिदीन जिस तरह से सबसे बड़ी बात है आपकी जो है अफ़गान वॉर के अंदर, तो मुजाहिदीन को फंड किया अमेरिका ने, मुजाहिदीन को ट्रेन किया पाकिस्तान ने, और जो है उसके बाद मुजाहिदीन जब लड़े आपके रशिया के ख़िलाफ़ जो कि डायरेक्टली है, तो मुजाहिदीन इफ़ेक्टिवली एक प्रॉक्सी थे। वो इन मुल्कों के बग़ैर फाइनेंशियल और जो है टेक्निकल सपोर्ट के बग़ैर काम नहीं कर सकते थे। तो उनको क्या फ़ायदा हुआ मुजाहिदीन को, उनकी जंग में इतनी बड़ी सपोर्ट उनको मिल गई, वो बैठे बिठाए लीडर बन गए। और जो दूसरे मुल्क हैं उनको क्या कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो एलिमेंट था रशिया को हराना, उसको वो पूरा कर पाए। तो कोल्ड वॉर जो है ना एक टर्म है जो कि बताती है, जो मैंने आपको बताया कि यूएस और यूएसएसआर के अंदर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई, लेकिन जो है इन्होंने अपनी जो यही लड़ाई है ये डिफरेंट मुल्कों के थ्रू लड़ी। तो इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया आपके यूएसएसआर की जो है बैक्ड एक जो है स्टेट जो कि कम्युनिज्म के ऊपर बिलीव करती है, सेंट्रल डिक्टेटरशिप के ऊपर काम करती है, आज भी करती है, आपको बड़ा क्लियर है। उसके साथ साउथ जो कि जो है डेमोक्रेसी पे करती है, यूरोपियन और वेस्टर्न आइडियल्स को भी फॉलो करती है और इफ़ेक्टिवली बैक अमेरिका से की जाती है। दो मुल्क लड़ रहे हैं, एक साइड पे रशिया जो यूएसएसआर है वो कर रहा है, एक साइड पे यूएस कर रहा है। दोनों मुल्क एक न्यूट्रल बैटलफील्ड पे दो डिफरेंट फॉर्म्स की जंग के अंदर बेसिकली काम कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर आपको अब हो गया कि क्या चीज़ है। साउथ अमेरिका की इंटरनल वॉर्स, जैसे जो है कॉन्ट्रास के अंदर जो है आपकी इंटरनल वॉर हुई कि मुल्कों के अंदर डिफरेंट सेक्शंस आपस में लड़ रहे हैं, वो प्रॉक्सीज जो है ना की जाती हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे वियतनाम वॉर, मैंने आपको बताया, अभी आपको समझाया कि वियतकॉन्ग जो है वो यूएसएसआर की जो है ना बैक थी और उसके साथ जो है यूएस फोर्सेस डायरेक्टली जो है इसके अंदर बचाने आ गई फोर्सेस को। लाओस आपका जो है उसके अंदर इसी तरह से ही जो है ना जंग की गई कोल्ड वॉर प्रॉक्सी के थ्रू। अफ्रीका के अंदर जो है इवन यूएसएसआर ने अपनी प्रॉक्सी जो है क्यूबा को यूज़ किया, जो कि क्यूबा जो है अफ्रीका की बहुत सारी जंगों में डायरेक्टली इन्वॉल्व होके गया। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो यही था कि जो है क्यूबा जो कि अमेरिका के साथ था, वहाँ रशिया जो है अपना मिसाइल रख रहा था। तो क्योंकि पहली दफ़ा रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था, डिस्पाइट कि वो क्यूबा को यूज़ कर रहा था, वो करीब आ रही थी एक एक्चुअल वॉर की तरफ। और मुजाहिदीन वॉर जो अभी हमने बताया, आपको समझाया कि मुजाहिदीन वॉर के अंदर क्या है। अब समझते हैं कि प्रॉक्सी वॉर की एक आम वॉर से डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है। सबसे पहला डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होती पार्टीज़ की। एटलीस्ट कोई एक पार्टी जो है वो एक प्रॉक्सी के थ्रू या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है
इसके अंदर लड़ी होती है। मैंने आपको बताया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस वो ऐसे हैं जिसमें एक साइड जो है वो अपने खुद जो है डायरेक्टली कर देती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालती है। वो भी देखे तभी मसला बनता है जब वो पार्टी जो है एक्सेप्ट कर ले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ इन्वॉल्व जो है, अब इस पर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है कि इसके अंदर जो फंडिंग इन्वॉल्व होती है, जो गन्स एम्यूनेशन इन्वॉल्व होती है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन्वॉल्व होती है, वो एक पार्टी पीछे से कर रही होती है जो कि तगड़ी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी होती है। जैसे वियतकॉन्ग है, जैसे जिन्होंने अपनी AK-47 दिए, जिन्होंने मिग आपके जो वेपन्स हैं वो आपके दिए। तो इसी तरह जैसे US ने मुजाहिदीन को स्टिंगर एंटी एयर मिसाइल्स दिए, तो अपनी टेक्निकल सपोर्ट से उनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर फ़ायदा हुआ। एम ऑफ प्रॉक्सी वॉर क्या है? एम ऑफ प्रॉक्सी वॉर याद रखें कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक साइड को हरा देना है, कम्प्लीटली तबाह करके, कम्प्लीटली हरा के, जैसे एक जंग में होता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि उस दूसरी पार्टी को कम्प्लीटली ड्रेन कर दें, कम्प्लीटली उसको उसके रिसोर्सेज को निकाल दें, कम्प्लीटली उसको जो है उसके जो लड़ने की पावर है उसको ख़त्म कर दे। अब सीरियन वॉर आप देख रहे हैं कितनी देर से लड़ रही है, लिबियन वॉर कितनी देर से चल रही है। और जब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, US डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता अगर अफ़गानिस्तान में, तो वो सपोर्ट जो है लोकल्स की वो उसको ना मिलती। तो अब वो लोकल्स की सपोर्ट जो है उसको डायरेक्टली किस तरह मिल रही है, जैसे आप जो है उसके अंदर काम कर रहे हैं एक प्रॉक्सी के थ्रू। दिस इज़ डन सो दैट जो है एक पार्टी को एडवांटेज हो कि जो है ना आप उनको, जैसे गोरेला वॉरफेयर थी, वियतकॉन्ग थी, तो एक पार्टी को हमने US डायरेक्टली रशिया के साथ आता तो रशिया को US बहुत जगहों से मार सकता था। इधर प्रॉक्सी के थ्रू ऑपरेट करके छुप के मारता रहा और इतना लॉन्ग उसने खींच दिया कि इकोनॉमिकली ड्रेन कर दिया। तो क्योंकि हर दफ़ा आपने फ़ायदा उठाना है ज़ीरो सम गेम से। ज़ीरो सम गेम का क्या मतलब है कि एक पार्टी राइज़ करती है तो दूसरी, एक विन करती है तो दूसरी लूज़ करती है। हमेशा जंगों के अंदर दोनों जो है, दोनों का जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आप लैंड गेन करेंगे तो दूसरा लैंड लूज़ करेगा। तो इस वजह से प्रॉक्सी वॉर्स जनरली ज़्यादा लंबी चलती हैं। कन्वेंशनल वॉर्स के अंदर बहुत सारे तरीक़ाकार हैं हिट करने के, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स जो है ना ज़्यादातर उसके अंदर से लंबी चलती हैं। उसके बाद समझना कि प्रॉक्सी वॉर्स आज कौन कौन सी जो है ना चल रही हैं दुनिया के अंदर। प्रॉक्सी वॉर्स आपकी बड़ी क्लियरली यूक्रेन और रशिया की जो आपकी प्रॉक्सी वॉर जो आपकी चल रही है, जहाँ जो है रशिया ईस्ट यूक्रेन के अंदर डिफरेंट जो है ग्रुप्स को, जिनको अभी रिसेंटली पुतिन ने एक्सेप्ट भी किया, और जो है एक प्रॉक्सी वॉर से डायरेक्ट वॉर के अंदर वो चीज़ चली गई। बट जो है यूक्रेन का जो क्राइसिस था वो एक प्रॉक्सी वॉर से शुरू हुआ था, जहां आर्म रेबल्स को जो है बैक किया गया और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स के अंदर, वेदर इट बी क्राइमिया और जो है आपके ईस्ट यूक्रेन, वहाँ जो है ये किया गया। लिबियन सिविल वॉर के अंदर आप देखें कि एक साइड पे टर्की की बैक बेंगाजी गवर्नमेंट है, दूसरी साइड पे रशिया की बैक त्रिपोली गवर्नमेंट है, और वो इंटरनल स्ट्राइफ के अंदर दोनों पार्टीज़ जो है ना लड़ रही हैं। अब इसके अंदर डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस अगर आप नहीं भी देते, बट जो है आप उनको सपोर्ट देते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट, रिकग्निशन देते हैं, तो तब भी मैटर करता है। सीरियन सिविल वॉर के अंदर आप देखिए कि US जो है बैक रेबल्स थे और आपके जो है रशियन बैक असाद था। कभी भी किसी भी जंग के अंदर आपने ये देखना हो कि कौन जंग जीता है, तो हमेशा ये देखिए कि एंड रिज़ल्ट क्या निकला है उसका। एंड रिज़ल्ट के अंदर आज जो है बशार अल असद अगर जो है पावर के अंदर बैठा है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो ये कर सके। तो वी शुड कंसिडर दिस एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट साइन। अच्छा, उसके बाद जो है परहैप्स द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑनगोइंग प्रॉक्सी वॉर इज़ बिटवीन जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कि यमनी सिविल वॉर और वेरियस शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम चल रहे हैं, चाहे वो यमन के अंदर हो, चाहे वो जो है आपकी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, इवन पाकिस्तान में भी एट वन पॉइंट जो है ना वो होते रहे हैं कि वहाँ जो है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने देखा कि दो फोर्सेस जो है ना जो आपस के अंदर लड़ रही हैं। और यमनी सिविल वॉर जो है आपकी जिधर हाउती रेबल्स और उनकी फोर्सेस जो है ना डायरेक्टली यहाँ कन्फ्रंटेशन के अंदर आई हुई हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बलोची सेपरेटिस्ट के अंदर इंडिया
की बैग जो है वो आपके जो है, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो कि पनाह लेते हैं, ईरान के अंदर पनाह लेते हैं, तो बलोची सेपरेटिस्ट हैं, जिसमें कुलभूषण यादव की जो डायरेक्ट कन्फेशन है वो बहुत मैटर करती है। टीटीपी जो है वो सपोर्ट किया गया एनडीएस से, जो कि एनडीएस जो कि अफ़गानिस्तान की जो कि आपकी वो है, क्या नाम है, एनडीएस आपकी अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो वो इसके अंदर आ जाती है। करंटली टीटीपी की रिसर्जेंस जो है वो भी एक अफ़गान तालिबान की प्रॉक्सी देखी जाती है कि टीटीपी जो है वो वापस आ रही है, तो अफ़गान तालिबान उनको कह रहे हैं कि नेगोशिएशन टेबल पे आए और पाकिस्तान से बात करें। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने देखना है कि कौन सी जो है फोर्स है वो किसकी प्रॉक्सी है, ताकि आपको पता हो कि उसके क्या अज़ाइम हो सकते हैं और किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है। पाकिस्तान जो है इज़ ऑल्सो सीन एज अ प्रॉक्सी इन ईरान सऊदी राइवलरी, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो कि हमारे शिया ग्रुप्स जो है ईरान की प्रॉक्सी एक्ट करते रहे हैं, सऊदी ग्रुप्स जो है वो जो सुन्नी ग्रुप्स हैं वो सऊदी प्रॉक्सी एक्ट कर रहे हैं, और जो है ना वो काफ़ी दफ़ा लड़ चुके हैं सेक्टेरियन वायलेंस में। हाउएवर अब ये चीज़ जो है रिलेटिवली कम हुई है जब पाकिस्तान ने एक स्टांस न्यूट्रल ले लिया है। उसके साथ साथ अगर हम इंडियन एक्टिविटीज़ देखते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंडिया ने प्रॉक्सी वॉर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली उसके अंदर नहीं आना चाहता, क्योंकि इंडिया का एक डायरेक्ट बॉर्डर है जिसको आप डिफरेंट जगहों से हिट कर सकते हो। तो इंडिया हमेशा जो है, चाहे वो मुक्ति बानी के थ्रू जो आपकी बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें हो, तमिल टाइगर्स के थ्रू हो, कि आपका जो है श्रीलंकन वॉर के अंदर हो, इंडिया जो है एक्टिवली सपोर्ट करता रहा है, और जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो इम्पैक्ट करता रहा है मुल्कों को। श्रीलंका के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, नेपाल के अंदर भी इंडिया ने सिविल वॉर के अंदर जो है ना किया। तो इंडिया हैज़ यूटिलाइज्ड इट एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल, येट इंडिया क्लेम्स कि वो ख़ुद जो है ना विक्टिम है, और कश्मीर की एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता है कि वहाँ प्रॉक्सी वॉर के थ्रू पाकिस्तान जो है उसको इंडिया को हिट कर रहा है। इम्पैक्ट प्रॉक्सी वॉर्स का समझना इस वजह से बहुत ट्रिकी है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं उसके अंदर बड़ी दफ़ा एक इंटरनल सिचुएशन होती है जो कि मुल्कों की, क्योंकि डायरेक्ट जब मुल्क इन्वॉल्व होते हैं तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपका हरकत में आ जाता है। बट यहाँ जो है अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान के जो अपने लोगों को या फिर जो है उनके रेबल्स जो हैं क्रिएट किए गए, तो जब भी कोई बात होगी तो वो मुल्क की इंटरनल बात बन जाएगी, डिस्पाइट कि वो उसकी नेचर जो है इंटरनल नहीं एक्सटर्नल है। पहली बात समझना। अब जो है यही बात है कि आपकी इंटरनल सिचुएशन के सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं, इसको ट्रिकी हैंडल करना इस वजह से है क्योंकि एक्चुअल जो इसमें हाथों से खेल रहे होते हैं और अज़ाइम पूरे हो रहे होते हैं वो इंडिया के हो रहे होते हैं। शायद जो है हमारी बलोच अवाम बहुत दफ़ा इंडिया की नाम से ही जो है ना वो हट जाती, चाहे जो है यूएस के नाम से बहुत सारे अफ़गान जो हैं वो बहुत नाला हो जाते, हट जाते, बट जो है यूटिलाइजिंग अ लोकल पार्टनर, उससे क्या हुआ कि फेस जो है सामने आपका अपना फेमिलियर फेस आ गया और आपने वो सपोर्ट तोड़ दी, लेकिन जो है अज़ाइम अपने ही मना लिया। तो दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल टूल एज़ वेल। तो इससे ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ उस तरह से नहीं लग सकता और क्योंकि उसके सोशल इम्पैक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि फेस कोई और होता है और अज़ाइम किसी और के पूरे हो रहे होते हैं। तो और जो है इसके अंदर सैंक्शंस भी लगे, कोई भी चीज़ हो तो उस ग्रुप के ख़िलाफ़ होती हैं रादर देन जो है एक्चुअल जो बंदा कह रहा है। तो व्हेन रेबल ए इज़ बीइंग आर्म्ड बाय फॉरेन पावर एंड द कंट्री इज़ कंपेल्ड टू कॉच दैट मूवमेंट, तो वो रेबल ए जो आगे टीम लड़ रही है वही जो है ना बदनाम होती है और मुल्क बच जाता है। फॉरेन पावर हमेशा डिनाई कर देती है अपनी इन्वॉल्वमेंट को, और क्योंकि जो है इस तरह से इनके कनेक्शंस होते हैं, इसको जो है इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ पावर बैलेंस जो है मोस्ट फॉरेन पावर्स गेट अवे विद सच इन्वॉल्वमेंट्स, और आज तक ना पाकिस्तान की कभी कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट प्रूव होती है, एक मुल्क कहता रहता है, ना इंडिया की बलूचिस्तान में जब हम जितना भी प्रूफ देते करते हैं वो मुल्क डिनाई करता रहता है, और बाहर के मुल्क प्रॉक्सी वॉर्स में पड़ने से जो है ना डरते हैं। सच एज़ लिबिया के जो है वॉर तो हो गई, मुल्क तबाह हो गया, लेकिन जो है इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेज उन फॉरेन पावर्स के लिए नहीं हुई। अब कोहेरेंट एग्रीमेंट जो है इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉक्सी वॉर्स, फॉरेन फंडिंग को जो है हम किस तरह जो है
वो करें, और ना सिर्फ फंडिंग को बल्कि जो है उनकी रिसोर्सेज को हम किस तरह पुलिस कर सकें, रोक सकें कि मुल्कों के अंदर। लेकिन जब तक ये फॉरेन पॉलिसी का एक टूल इस्तेमाल होता है, इसको बहुत ज़्यादा टैकल करना बहुत ज़रूरी भी है और जो है बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जो है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जहाँ जो है मुल्क डायरेक्टली ओन भी नहीं करते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन दूसरे मुल्क के अंदर अपनी चीज़ें करवा देते हैं। तो आज हमारा ये समझने का मकसद यही था कि प्रॉक्सी वॉर क्या है, प्रॉक्सी वॉर कब कब हुई, प्रॉक्सी वॉर की एग्जांपल्स क्या हैं और प्रॉक्सी वॉर क्यों डिफरेंट है और क्यों मुश्किल है प्रॉक्सी वॉर को हैंडल करना। सो दैट वाज आवर लेक्चर ऑन द प्रॉक्सी वॉर्स। आई होप कि ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहा हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।